हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक शुरू करने से पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इथिक्स है। मैंने इस इथिक्स की एक पहली वीडियो आज की है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी प्रकार से रिस्पॉन्स देते रहिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए। और बहुत ही शानदार नोट्स हैं मेरे, बहुत ही शानदार नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ये नोट्स सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आज आपको दे देता हूँ दोस्तों, तो वो महत्वपूर्ण सूचना आप ये है कि अगर आपको जिन नोट्सों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपना नाम और एड्रेस सेंड कर दीजिए। आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। किसी भी प्रकार के नोट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इथिक्स हो, सोशोलॉजी हो, साइंस है, किसी प्रकार का नोट्स हो, मैं आपको वो नोट्स आपको दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा। और ये आप व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर नोट मिल जाएंगे दोस्तों। आइए हम दोस्त स्टार्ट करते हैं कि कि इथिक्स का परिचय पढ़ते हैं। इथिक्स होता क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है इसमें, आइए बात करते हैं। यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है, जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम एवं दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाता है तथा सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ का निर्धारण किया जाता है तथा समाज के नैतिक मानक निर्धारित किए जाते हैं। ये कहा गया है कि एथिक्स क्या है, कि सामाजिक और ऐच्छिक आचरण क्या है, तुम्हारी नियम गति क्या है, सही गलत क्या है, उचित अनुचित बात कौन सी है, शुभ अशुभ क्या है, निर्धारण ये सब किया जाता है और समाज के नैतिक नियम निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है। मतलब कुछ लोगों को जो नीति शास्त्र है उससे बाहर रखा गया है। वे व्यक्ति जो समाज में नहीं रहते उनको नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है। सेकंड बात करते हैं हम दोस्तों कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है, जो मानसिक रूप से मेंटली प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसे व्यक्तियों को नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है। थर्ड बात करते हैं हम तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है, पशु पक्षियों को नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है, और अनैच्छिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भी अनैच्छिक कार्य किया जाता है उसको भी नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है, और दबाव में किए गए कार्य को भी नीति शास्त्र से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता है क्या है हमारी। पहली बात करते हैं हम दोस्तों संकल्प स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। पॉइंट हमारा है पॉइंट हमारा कहता है कि नैतिक मूल्यांकन के लिए संकल्प स्वतंत्र को मानना आवश्यक है, इसलिए नियतिवाद को नकारा जाना चाहिए। नियतिवाद एक विचारधारा है जिसके अनुसार सभी गतिविधियां ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित है। यदि इसे माना जाता है तब व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। संकल्प स्वतंत्र की 3 शर्तें होती हैं: विकल्पों की उपलब्धता, कार्यों की क्षमता, परिणामों का ज्ञान। इथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इथोकोस से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। इसके समानांतर शब्द है मोरलिटी, जो लैटिन भाषा शब्द मॉरिस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है रीति रिवाज। इथिक्स जहाँ सैद्धांतिक है वहीं मोरलिटी व्यवहारिक भी है। नैतिकता की विशेषताएं क्या होती हैं? यह एक सापेक्षिक, वस्तुनिष्ठ, रिलेटिविटी ऑब्जेक्टिव अवधारणा है, क्योंकि एक समाज में नैतिक नियमों के बारे में सामान्य सहमति होती है, परंतु अलग अलग समाजों में नैतिक नियम ही अलग अलग हो सकते हैं। नैतिक एक अर्जित की हुई अवधारणा है जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखी जाती है। नैतिक एक अर्जित की हुई अवधारणा जो समाज से सीखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, परिवार से सीखी जाती है, समाज से सीखी जाती है, शिक्षण संस्थानों से सीखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा, नैतिक एक गत्यात्मक अवधारणा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। समय के अनुसार नैतिक नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है। एक पीढ़ी के नैतिक मूल्य दूसरी पीढ़ी के नैतिक नियमों से अलग होते हैं। नैतिकता के निर्धारित तत्व, 6 निर्धारित तत्व किए गए नैतिकता के। सबसे पहली बात करते हैं हम दोस्तों कर्ता, दूसरे कर्तव्य, इरादा, परिस्थितियां, पीड़ित, लाभार्थी, परिणाम। अब बात करते हैं दोस्तों मूल्य। सामान्यतः जिस चीज की जैसी महत्ता होती है उसी से उसका मूल्य निर्धारित होता है। मानवीय मूल्य की बात करते हैं दोस्तों, ये गहरे विश्वास होते हैं जो कि व्यक्ति के आचरण को प्रेरित करते हैं। ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, परंतु व्यक्ति को लगता है कि ये विश्वास नहीं है।
नैतिक मूल्य की बात करते हैं दोस्तों। ये गहरे नैतिक आदर्श होते हैं जिन्हें समाज में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए रीति रिवाज का निर्धारण किया जाता है। मूल्यों के प्रकार की बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर और दृष्टिकोण के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर बात करते हैं साधन मूल वैल्यू एज मीन्स और साध्य मूल वैल्यू एज एन एंड। दृष्टिकोण के आधार पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साध्य मूल में यह मूल्य अंतिम उद्देश्य के रूप में होते हैं। सभी कार्य इन्हीं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल न्याय, स्वतंत्रता, समानता। साधन मूल्य, इन मूल्यों के माध्यम से अन्य मूल्यों की प्राप्ति की जाती है, जैसे साहस है, संयम है, विवेकशीलता है और धैर्य, विजडम्स। सकारात्मक मूल्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता, साहस, संयम, विवेकशीलता, विनम्रता है। नकारात्मक मूल्य की बात करते हैं स्वार्थ है। नकारात्मक मूल्य हमारे लिए स्वार्थ है, अहिंसा है, ईर्ष्या है, क्रोध है और अहंकार है। ये हमारे नकारात्मक मूल्य। अब बात करते हैं दोस्तों कि सकारात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा नकारात्मक मूल्यों को हतोत्साहित किया जाता है। मूल्यों की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग समाजों में मूल्य की अलग अलग समाजों में मूल्य भी अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात ये समाज सापेक्ष है। ये जन्मजात नहीं होते हैं, सीखे जाते हैं, जिसमें परिवार, समाज तथा शिक्षण संस्थानों की भूमिका होते हैं। मूल्यों का एक सोपान क्रम होता है। कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा कुछ कम। मूल्य एक आदर्श के रूप में होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से इन्हें समाज में स्थापित नहीं किया जा सकता। मूल्य अभूतपूर्व होते हैं। मूल्य आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होते हैं। साध्य मूल्य वस्तुनिष्ठ मूल्य होते हैं। साधन मूल्य आत्मनिष्ठ मूल्य होते हैं। मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है? मूल्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है, इसलिए परिवार को पहली पाठशाला कहा गया है। आरंभिक वर्षों में व्यक्ति का संपर्क सिर्फ परिवार से ही होता है, इसलिए जैसी चीजें परिवार में होती हैं वे व्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। परिवार में सबसे अधिक भूमिका माता की होती है। इसलिए माता को पहली शिक्षिका कहा गया है। मूल्यों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण, प्रशंसा, निंदा आदि का प्रयोग किया जाता है। माता से सीखे जाने वाले मूल्य और परिवार से सीखे जाने वाले मूल्य कौन से होते हैं? माता से सीखे जाने वाले मूल होते हैं ममत्व होता है, अफेक्शन होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, धैर्य होता है, विश्वास होता है, बड़ों का सम्मान करना भी होता है और दूसरों की देखभाल करना होता है, निस्वार्थता भी होती है। और जो कि परिवार से सीखे जाने वाले नकारात्मक जातिवाद होता है। परिवार से सीखे जाने वाले नकारात्मक मूल्य जातिवाद होता है, अंधविश्वास होता है, भाई भतीजावाद होता है, षड्यंत्रता होता है, अंधी आज्ञाकारिता होता है। पिता से सीखे जाने वाले मूल्य कौन से होते हैं? कर्तव्य पारणव्यता, त्याग, अनुशासन, साहस, कठोर मेहनत और निर्भर लोगों की सुरक्षा। भाई बहन से सीखे जाने वाले गुण कौन से होते हैं? सहयोग, साझा करने की भावना, देखभाल और बंधुत्व। दादा दादी से सीखे जाने वाले गुण कौन से होते हैं? आध्यात्मिकता होता है, नैतिकता होती है और स्नेह होता है। एकल परिवारों के मूल्य अलग होते हैं तथा संयुक्त परिवारों के मूल्य अलग होते हैं। मूल्यों के निर्माण में समाज की भूमिका क्या होती है? मूल्य निर्माण में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज होती है। मूल्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का समाज से संपर्क बढ़ जाता है। प्रारंभ में मित्र मंडली का प्रभाव अधिक होता है, अतः मित्रों के चयन पर निगरानी रखी जानी चाहिए। बाद के वर्षों में व्यवसाय अधिक प्रभाव डालता है। व्यवसाय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज से सीखे जाने वाले मूल्य कौन से? सहयोग, भाईचारा, सौहार्द, सहिष्णुता, राजनीतिक मूल्य, सामूहिक प्रयास, कर्तव्य चेतना, प्रकृति प्रेम। समाज से सीखे जाने वाले नकारात्मक मूल्य जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद। शिक्षण संस्थानों की मूल्य निर्माण में भूमिका। शिक्षण संस्थानों की भूमिका परिवार और समाज के सापेक्ष कम है। प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव उच्च शिक्षा से अधिक होता है। प्राथमिक शिक्षा के दौरान सीखे गए मूल्य जीवन पर्यंत रहते हैं। शिक्षण संस्थानों से तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीखा जाता है। भारत में शिक्षण संस्थानों का प्रभाव कम है क्योंकि शिक्षा का समुचित विकास नहीं हुआ है। भारत में शिक्षण संस्थानों का प्रभाव कम है क्योंकि शिक्षा का समुचित विकास नहीं हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में मूल्य निर्माण की बजाय परिणामों पर अधिक महत्व दिया जाता है। उच्च शिक्षा का व्यवसायिक सिर्फ शिक्षा रोजगार प्राप्त करने का साधन बनकर रह गई। सिर्फ रोजगार प्राप्त करने का साधन बनकर रह गई। शिक्षण संस्थानों के मूल्य तथा परिवार व समाज के मूल्यों के बीच विरोधाभास रहता है, परंतु इससे में समाज और परिवार अधिक प्रभावी होते हैं। मूल्यों के लाभ। इससे व्यक्ति
व्यक्तित्व का विकास होता है। सकारात्मक मूल्यों से समाज में सकारात्मक आचरण बढ़ता है, जिससे समाज की प्रगति सुनिश्चित होती है। मूल्यों से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे व्यक्ति सत्यनिष्ठ बनता है। मूल्यों से हानियाँ क्या होती हैं? मूल्यों से हानि, कुछ मूल्य अपने आप में ही नकारात्मक हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अलग अलग समाजों को और अलग अलग पीढ़ियों के बीच मूल्य अलग अलग होते हैं, इनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक मूल्यों के कारण समाज में रूढ़िवादिता बनी रहती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे इथिक्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे समय समय पर, आपकी नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि अब मैं जो वीडियो आप लोगों को शेयर करता हूं दोस्तों, वो अब मैं शेयर करना बंद कर रहा हूं दोस्तों। इसलिए आप नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी सो मच।